हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो प्यारे बच्चों सभी। तो बच्चों आज हम हल कर रहे हैं आपके साइंस जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है विज्ञान का, उसका एक सैंपल पेपर। इसका कुछ आधा भाग बेटा मैंने पुराने वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो आया मेरा उसमें मैंने कराया था। शेष बचा हुआ जो भाग है बेटा उसको हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इस पेपर को, इस सैंपल पेपर को प्यारे बच्चों मैं इस तरीके से हल करा रहा हूँ कि इसकी जो भी ऑप्शन है, मान लो ये कटाई, तो जिसके बारे में जो जानकारी है वो कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दूँ। हो सकता है कि अगला प्रश्न आपका द्विखंडन से आ जाए, कायांतरण से आ जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा समझाने पे मेरा फोकस है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से प्यारे बच्चों आपका बन सकता है। जिसने मेरा इससे पहले पार्ट नहीं देखा तो इसका पहला पार्ट देख लेना, वहाँ के बाद जो बचा हुआ है शेष पार्ट उसको अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, किसी बच्चे को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ की लिंक डली हुई है, वहाँ से आप ये पीडीएफ देख सकते हो। और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे इनके आंसर भी आपको उसमें लिख करके दिए हैं पीडीएफ में। ये डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ये खालिस्तान हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह 2-2 नंबर के जो प्रश्न थे आपके, है ना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखना कि आप किस ज़िले से देख रहे हो, आपका नाम क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन हम पिछले जो वीडियो है इसी का पार्ट 1 बोल दो उसको, उसमें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने इसके आंसर इसमें पीडीएफ में डाले हैं, आप नीचे देख सकते हो, है ना। जैसे ये अम्ल वर्षा का है, तो कुछ क्वेश्चन के जवाब बेटा हम मौखिक रूप से समझेंगे, तो जितना आपको समझ में आए उस हिसाब से उसका आंसर लिख दोगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे बेटा प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, इसका प्रश्न 4 का 2। तो इसमें बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा। तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता है, क्यों? आप जानते हो बेटा बारिश के समय में जो लाइनमैन होता है, जो लाइट के तार होते हैं, विद्युत के तार होते हैं, उनकी जो सर्विस है उसकी सर्विस बाहर, है ना, जैसे रोड पे खंभे लगे हुए हैं उन पे तार हैं, उनकी मरम्मत क्यों नहीं करते बारिश में? तो आप सब जानते हो बेटा बारिश में क्या होता है, आसपास की ज़मीन, धरती, खंभे, आसपास की सारी चीज़ें कैसी होती हैं, गीली होती हैं। बारिश की वजह से कैसी होती है, गीली, और बारिश पड़ रही होती है, तो इससे क्या है, उसको लाइनमैन को विद्युत का झटका लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्या रहती है बेटा? विद्युत का झटका लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए बेटा तेज वर्षा के समय लाइनमैन विद्युत तारों की रिपेयरिंग या मरम्मत नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा समझते हैं बेटा। दूसरे में क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये 3 नंबर वाला, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। बेटा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसी पेपर का पार्ट था वो, उसमें आपको समझाया था कि प्लास्टिक 2 तरीके का होता है। एक तो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना, और एक थर्मोप्लास्टिक। ठीक, थर्मोप्लास्टिक। तो अब प्रश्न पूछा गया बेटा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्न चीज़ें, डेगची का हल्ता, जो खाने का बर्तन होता है ना आपका, जैसे बर्तन फ्राई पैन मान लो ये, तो इसका जो हत्ता है, ये हत्ता इसका जो रहता है वो किसका बनता है बेटा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बनता है। जो कड़क वाला प्लास्टिक होता है ना, वो क्या होता है आपका, कोई बर्तन है किचन का, उसका जो हैंडल है या जो आपका होल्डर होता है, जो बल्ब होते हैं उसका होल्डर होता है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है? विद्युत प्लग स्विच ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, ये ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो विद्युत का कुचालक है। क्या है बेटा? वो विद्युत का कुचालक है। अब कुचालक वे चीज़ें होती हैं प्यारे बच्चों, इसकी भी परिभाषा कई बार पूछी जाती है। कुचालक वे वस्तुएं होती हैं जिसमें से ऊष्मा या विद्युत का संचालन नहीं होता। जैसे आप देगची का हत्ता ले लो, है ना, तो देगची को गर्म करोगे गैस के बर्नर पे, तो देगची गर्म होगी लेकिन उसका हत्ता गर्म नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा की कुचालक है। इसी तरीके से विद्युत प्लग, ये विद्युत के भी कुचालक होते हैं। विद्युत प्लग मतलब आप जो वायर लगाते हो, प्लग जो रहता है, प्लग,
या बल्ब का जो होल्डर रहता है वो भी किसका बना होता है, थर्मोसेटिंग का। वहाँ भी क्या है, उसमें भी बेटा करंट नहीं आता है, वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेटा, विद्युत और ऊष्मा। विद्युत मतलब लाइट, बिजली, करंट, और ऊष्मा मतलब गर्मी, है ना, इन दोनों के कुचालक होते हैं, इसलिए इनके हत्थे और विद्युत के प्लग किसके बनते हैं, थर्मोसेटिंग के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुचालक कुचालक बेटा इसको भी समझ लो आप। सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। जैसे आपका लोहे का एक डंडा है ना, लोहे की हत्ती है, लोहे का डंडा, छड़ी है। अगर इसमें आप करंट लगाओगे, क्या लगाओ, करंट मतलब विद्युत लगाओगे, तो इसमें भी करंट आएगा बेटा। ठीक है, इसको आग पर रखोगे तो ये गर्म भी हो जाएगा, मतलब ऊष्मा। तो इसलिए जो विद्युत का जो हत्था होता है वो क्या बोलते हैं उसको, लोहे की छड़ी होती है, वो विद्युत की और ऊष्मा की दोनों की सुचालक होती है। ठीक है, कुचालक वे चीज़ें बेटा जिनमें करंट नहीं आएगा और न वो गर्म होंगी। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक में करंट नहीं आता, इसलिए तो टैप लगाते हैं प्लास्टिक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 बेटा, एलपीजी सबसे अच्छा ईंधन क्यों है, इसके कारण बताने हैं आपको। तो बेटा सबसे पहले तो एलपीजी का फुल फॉर्म लिखो, कई बार पेपर में पूछा है। इसका फुल फॉर्म है बेटा लिक्विड पेट्रोलियम, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस। अच्छा, एलपीजी लिक्विड का मतलब है द्रव, तो ये सिलेंडर में जो भरी होती है वो कैसी होती है, द्रव होती है, मतलब पानी की तरह होती है। ठीक, अब सबसे अच्छा घरेलू ईंधन है, घरेलू ईंधन मतलब घर में हम सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, तो सबसे अच्छा क्यों है, इसके कार्ड बताने हैं तुमको। तो पहला कार्ड तो बेटा ये है कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। दूसरा, इसे सिलेंडर में भरकर रख सकते हैं। तीसरा, बारिश या गर्मी से इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक, चौथा ये होता है इससे प्रदूषण नहीं होता। क्या नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है। ठीक, इससे धुआं पैदा नहीं होता है, तो आंखों में जलन नहीं होती है, महिलाओं को इससे कोई भी बीमारी नहीं होती है। जैसे गोबर कंडा से जलाओगे तो आप धुआं होगा, तो महिलाओं को फेफड़ों से संबंधित बीमारी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कतें आती हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से बेटा एलपीजी को एक अच्छा घरेलू ईंधन माना गया, और ये सस्ता भी है ना, लकड़ी या वगैरह से सस्ता भी पड़ता है, कोयले से ये। ठीक, अच्छा अगला प्रश्न बेटा, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। इसका मैंने बेटा आंसर मैंने यहाँ जोड़ा है बेटा, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो समझो बेटा, जो बारिश होती है ना, जो बारिश होती है, आपकी रेन हो रही है, बारिश हो रही है, अगर उसका पीएच 5.6 से कम हो, 5.6 से कम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, अम्ल वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्ल वर्षा कहेंगे। बेटा अम्ल वर्षा में क्या होता है, जो पानी होता है ना, पानी, उस पानी में जीवधारी नहीं रह पाते हैं। जीवधारी मछली, मेढक, इनको रहना कठिन हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अच्छे से समझो बेटा, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं एसिड रेन, अंग्रेजी में कहते हैं एसिड रेन। वर्षा के जल का पीएच मान, जब बारिश हो रही है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में पहुंचता है तो नदी के जल का पीएच मान भी कम हो जाएगा। इससे क्या है, जो मछलियां हैं, मेढक हैं, जो जलीय जीव हैं, उनका जीवन कठिन हो जाता है। किस वजह से होती है बेटा, ये होती है बेटा आपके प्रदूषण की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से। जो आपके उद्योग हैं, कारखाने हैं, उनसे जो धुआं निकलता है, ठीक है, कारखानों से, उद्योगों से जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर गैस निकलती है। क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2। इसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। इससे क्या होता है बेटा, एक फसलों को नुकसान होता है, जीवधारियों को नुकसान होता है। ठीक है, और जो आपका ताजमहल है, ताजमहल, तो अम्ल वर्षा से बेटा हमारे ताजमहल को भी नुकसान हो रहा है। उसका जो संगमरमर है सफ़ेद रंग का, वो भी कैसा हो रहा है बेटा, सफ़ेद से काला हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं।
सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। सजीवों में कोशिका, तो इसका आंसर ये लिखा है बेटा। अब समझो कोशिका होती क्या है। ये सारे प्रश्न कराए बेटा मैंने। ये मानव तंत्र का कोशिका का चित्र भी बना के दिया है मैंने, ये बनाना सीख लेना बेटा आप। 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम भी मैंने इसमें दिए हैं। ठीक, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए बेटा। कोई भी जीव हो, मान लो ये इंसान है, अब ये जीव मान लो इसका ये हाथ है इतना, इस हाथ में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। ये हाथ किससे मिलकर बना होता है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक, सबसे पहले बेटा जीवन में एक कोशिका होती है, 1 से 2 कोशिका बनती हैं, 2 से 4 बनती हैं, 4 से 8, 10, ऐसे ये कोशिका लाखों करोड़ों कोशिका मिलकर के शरीर का हमारा अंग बनाती हैं और धीरे धीरे पूरा शरीर बनाती हैं। तो इसीलिए हम सजीवों में जो कोशिका होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल, उसको मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पढ़ लेते हैं बेटा। एक कोशीय जीवों में समस्त जैविक क्रियाओं को एक ही कोशिका में संपन्न करती हैं। एक कोशिका, कुछ जीव ऐसे होते हैं केवल एक कोशिका होती है, तो सारी क्रियाएं उसकी, जो भी खाना पीना, पचाना है ना, सांस लेना, सब एक ही कोशिका में होता है। इसके विपरीत बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं निश्चित कार्य करती हैं। ठीक है, आपके हाथ का जो काम है, आपके दिमाग का जो काम है, आपके पेट का जो काम है, आँख का जो काम है, इन सब में कोशिकाएं होती हैं, वो इन्हीं से इनका काम चलता है। कोशिकाएं कोशिकांगों के कारण विशिष्ट कार्य करती हैं। इस कारण कोशिका को सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहते हैं। तो हमारे शरीर के जो भी काम है वो सब किससे होते हैं बेटा? कोशिका से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बेटा तंत्रिका कोशिका का चित्र है। ऐसा कैसा चित्र आपको बना लेना है। ठीक है, ये जो तंत्रिका का अंतिम सिरा है, ये वाला, ये अंतिम सिरा है, यहाँ से ऐसी ही एक और कोशिका जुड़ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से फिर और कोशिकाएं इससे जुड़ती जाएंगी और इसी प्रकार से तंत्र का तंत्र बन जाएगा। तो कौन कौन सी चीज़ क्या है? ये जो हिस्सा है, ये इसको बोलते हैं बेटा द्रुमिका या डेंड्राइट, याद रहेगा। और इसको बोलते हैं बेटा, ये जो रेड कलर का है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ये आपको लिखना पड़ेगा। और ये माइलिन शीथ हो गई, ये माइलिन शीथ हो गई। इनका जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं एक्जोन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एक्जोन या तंत्रकाक्ष। और इसके अंदर जो रेड रंग का है, लाल रंग का है, इसको बोलते हैं कोशिका का केंद्रक, तंत्र का कोशिका का केंद्रक। ठीक है बेटा, ये चित्र ऐसा का ऐसा ही आता है, तो चित्र आपको अच्छे से बना लेना है। अगला प्रश्न है बेटा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। बेटा हमें जो भूख लगती है, हमारा बीपी जो बढ़ता है, या जो हमें डर लगता है, कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति हमें बुरा लगता है, तो ये सब किसकी वजह से होता है बेटा? ये सब होता है तुम्हारी ग्रंथियों की वजह से। किसकी वजह से? हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से? हार्मोन की वजह से। और ये हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? ये हार्मोन निकलते हैं ग्रंथियों से। किससे प्यारे बच्चों? ग्रंथियों से। तो कुछ ग्रंथि हमारे अंतःस्रावी मतलब अंदर ही अंदर रहती हैं और कुछ न कुछ हार्मोन निकालती हैं। क्या निकालती हैं? हार्मोन, स्त्रावण करती हैं, कुछ चीज़ें छोड़ती हैं, उनको हार्मोन कहते हैं। तो ग्रंथियों के नाम आपको बताने हैं, तो मैं आपको बता दूं बेटा। एक होती ग्रंथि अंतःस्रावी हाइपोथैलेमस, ये आपके दिमाग में होती है, यहाँ ये हाइपोथैलेमस। ये एक होती है पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? पीयूष ग्रंथि। इसका दूसरा नाम है बेटा मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि दूसरा नाम है इसका मास्टर ग्रंथि। ये भी क्वेश्चन कई बार बेटा पेपर में आया हुआ है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। आप जहाँ चंदन लगाते हो, तिलक लगाते हो माथे पे, वहाँ होती है आपकी पीयूष ग्रंथि। ये ग्रंथि क्या करती है? सारे ग्रंथियों पर, जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, थायराइड हो गया, पिनियल हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गई, एड्रिनल ग्रंथि हो गई, तो इन सभी ग्रंथियों को ये कंट्रोल करती है। क्या करती है? इन सभी ग्रंथियों पे ये नियंत्रण करती है। सभी ग्रंथियों को बोलती है कि अपना अपना काम सही ढंग से करो, सही ढंग से हार्मोन बनाओ। ठीक है, तो मास्टरी करती है अन्य ग्रंथियों पर, इसीलिए हम इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो सारी ग्रंथियों को कंट्रोल कौन करती है? पीयूष ग्रंथि, इसलिए इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इनसे निकलने वाले हार्मोन भी पूछता है बेटा। देखो पुरुष में ये होता है वृषण,
तो बेटा इससे निकलता है एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन निकलेगा? एंड्रोजन। लिख सकते हो बेटा, पेपर में पूछा जाएगा एंड्रोजन। अंडाशय महिलाओं में होता है, इससे निकलता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ये थायराइड ग्रंथि है बेटा, ये गले में होती है ना। इससे निकलता है हार्मोन थायरोक्सिन। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है बेटा, एक रोग होता है बेटा गोइटर। ध्यान से सुनो बेटा, ये गले में ग्रंथि होती है, ये रोग होता है गोइटर। गोइटर, गलगंड भी बोलते हैं इसको, गलगंड। गले में सूजन सी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। इसमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। अगर बचपन में किसी को सही ढंग से आयोडीन नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है बेटा? आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? गोइटर रोग। ठीक है, आयोडीन की कमी से बेटा ये जो थायराइड ग्रंथि है वो अपना हार्मोन, थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती है, जिससे गोइटर रोग हो जाता है। ठीक है, अधिक गति से निकलता है नेफ्रिन, इपिनेफ्रिन। यह हार्मोन इपिनेफ्रिन। तो कोई भी 3-4 ग्रंथि जिनके हार्मोन आपको लिखने थे लिख सकते हो। पेंक्रियास से निकलता है बेटा इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक, तो ये हार्मोन और अंतःस्त्रावी ग्रंथि आपको लिख देनी है। यही आपके क्वेश्चन थे बेटा, ये लिखा है, देखो ये क्वेश्चन। 5 अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम। तो कोई से भी 5 आप लिख सकते हो। तो एक तो पीयूष ग्रंथि हो गई, एक पिनियल ग्रंथि हो गई, पीयूष, पिनियल, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क। ठीक है, अंडाशय, ओवरी कहते हैं इसको, वृषण, नर में टेस्टिस होते हैं। तो इनके हार्मोन के नाम मैंने आपको बता दिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यौवनारंभ के समय होने वाली शारीरिक परिवर्तनों। यौवनारंभ मतलब जब महिला या पुरुष वयस्क होते हैं, वयस्क होते हैं मतलब 18 साल के हो जाते हैं, 16 के ऊपर, तो उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है। लड़कियों में क्या परिवर्तन होते हैं, लड़कों में क्या परिवर्तन होते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो जैसे बेटा लड़कों की अगर बात करें तो लड़कों की आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाती है। अगर बचपन में लड़का है, लड़की है 5 साल का, तो आवाज़ से आप पहचान नहीं पाओगे ये लड़के की आवाज़ है कि लड़की की आवाज़ है। जैसे जैसे लड़का लड़की बड़े होते हैं, 13-14 साल के ऊपर होते हैं, यौवन होते हैं, तो लड़कों की आवाज़ मोटी होती जाती है और महिलाओं की आवाज़, लड़कियों की पतली होती जाती है। ठीक है, जनन अंगों का विकास भी हो जाता है, ये भी यौवन के लक्षण हैं। ठीक है, जो लड़के होते हैं उनमें दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती हैं। क्या शुरू हो जाता है बेटा? दाढ़ी मूछें। तो ये यौवन के लक्षण है बेटा। आवाज़ भारी होना, ठीक, लड़कों में। महिलाओं की आवाज़ पतली होना, आवाज़ पतली महिलाओं में। ठीक है, दाढ़ी मूछों का आना, याद रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जननांगों का विकास, जनन अंगों का विकास, जननांगों का विकास। ठीक, महिलाओं में बेटा स्तनों का उभरना, महिलाओं में उनके स्तन उभरते हैं ना, स्तनों का उभरना। तो ये सब क्या है बेटा? यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेटा ये मेरा बैच है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। कक्षा 4 से लेकर के 8 तक की इंग्लिश ग्रामर पूरी की पूरी मैं आपको करा रहा हूँ। ये ज्योति मैडम का बैच है, तो मैथमेटिक्स पढ़ाती है वो आपको। चलिए अगला बेटा, ये ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं बेटा? 80 डेसिबल, याद रखो 80 डेसिबल से जो अधिक ध्वनि होती है, अधिक आवाज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ज़्यादा ध्वनि होने से बेटा जो मनुष्य है उसके कानों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सुनने की क्षमता भी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बना करके लिख सकते हो। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है। बेटा गुब्बारे का ये वाला क्वेश्चन समझ लो, मतलब ये गुब्बारा ये है, ये गुब्बारा ये है। अगर इस गुब्बारे को आप अपने सर के बालों से रगड़ो,
ठीक है। सर के बालों से रगड़ो, फिर इसके पास ले जाओ, तो ये इसको आपस में अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा? दूसरे गुब्बारे को। तो सर के बालों पर जो रगड़ा है वो आवेशित गुब्बारा है आपका, और जिसको हमने सर के बालों पर नहीं रगड़ा है वो अनावेशित गुब्बारा है। ठीक है। तो एक आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आवेश होगा, इसमें भी कुछ आवेश होगा, तो प्लस आवेश माइनस आवेश को अपनी तरफ खींचता है। अगर दोनों गुब्बारों को आप रगड़ोगे, फिर दोनों गुब्बारों को आपस में पास लाओगे, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कैलाइडोस्कोप क्या है? ठीक है, इसमें भी बेटा चित्र पूछा गया है। मानव नेत्र का चित्र बनाना है, इंसान की आंख का चित्र बनाना है। तो ये मैंने क्वेश्चन इस पीडीएफ में डाले हुए हैं। बेटा कैलाइडोस्कोप क्या होता है? इसका आविष्कार डेविड बूस्टर ने 1861 में किया था। यह बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब ये कांच है बेटा, यहाँ से प्रकाश आया, इस पर परावर्तन हो गया, यहाँ से इस पर जाएगा, या फिर से कांच लगा दिया, ठीक, तो यहाँ परावर्तित होगा, या फिर से कांच लगा दिया तो यहाँ परावर्तित हो गया प्रकाश, या फिर से टकरा कर, तो ऐसे बार बार इसमें क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब सफ़ेद प्रकाश दर्पण की सतह से टकराता है तो वह इस प्रकार परावर्तित हो जाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो बार बार आपतन होगा और परावर्तित हो जाएगा, आपतन होगा परावर्तित हो जाएगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों I और R दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है बेटा? प्रकाश के इन बहुल परावर्तनों के कारण सुंदर प्रतिरूप बनते हैं। क्या पैटर्न बनता है, बहुत अच्छे अच्छे रंग निकलते हैं प्रकाश के। आप जानते हो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो बहुत सारे रंग इसमें से निकल करके सामने आते हैं। ठीक, अब इसके उपयोग क्या है बेटा? एक तो बहुत खूबसूरत सुंदर पैटर्न बनता है, दूसरा फैशन डिजाइनरों द्वारा इसका उपयोग होता है, और मनोरंजन के रूप में खिलौनों के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। बेटा अच्छे अच्छे रंग निकलेंगे तो खिलौने अच्छे लगते हैं बच्चों को ऐसे। ठीक, अगला प्रश्न है बेटा, आपको मानव नेत्र का चित्र बनाना है। ठीक है, मानव नेत्र का चित्र इस तरीके से होता है बेटा, इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। ये जो बाहर का है इसको बोलेंगे दृढ़ पटल, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये वाला ये इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं इसको? रेटिना। तो इसी तरीके की 3 लेयर आपको बना देनी है, और ये जो ये दो के बीच में इसको बोलते हैं लेंस, और इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है इसको बोलते हैं कांच द्रव। और लेंस और आपका ये कॉर्निया, ये वाला कॉर्निया है, ये वाला कॉर्निया है। लेंस, ये लेंस है, ये कॉर्निया है, इनके बीच में जो द्रव भरा हुआ है उसको बोलेंगे जलीय द्रव। ठीक है, और ये नेत्र तारा है, ये बिंदी ये इसके यहाँ पे। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या बना लेना है? मानव नेत्र का चित्र बनाना सीख लेना है, और ये नाम लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। बेटा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम तो देखते हैं बेटा। बेटा परावर्तन मतलब किसी से टकरा करके वापस लौटना, ये परावर्तन है। इसे प्रकाश आया या टकराया और इधर लौट गया, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन हम बोलेंगे। ठीक है, ये चित्र भी यहाँ बना हुआ है। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो ये बेटा दर्पण है आपका, ये किरण इस पर गिरी प्रकाशीय किरण, तो ऐसे डैश लगा दी हमने। ये अभिलंब है, तो अभिलंब और आपतन आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा I, तो उसको बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, और यहाँ से जो किरण वापस जा रही है तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे R या परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं बेटा, याद करने हैं आपको कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहली बात। दूसरा, आपतित किरण, दर्पण में आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। एक ही तल से मतलब आशा ही बेटा, ये आपका दर्पण है तो आपतित किरण भी यहाँ आ रही है, अभिलंब भी यहीं आ रहा है, और परावर्तित किरण भी यहीं से आ रही है। ठीक है, तो आपतित किरण, दर्पण में आपतन बिंदु, अभिलंब, तीनों के तीनों इसी तल पे, इसी लाइन पे है। ठीक है, तो ये प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं,
क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में रख सकते हैं बेटा? तो देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। एल्यूमिनियम के पात्र है और नींबू का अचार है, तो इसको हम ऐसा नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं कैसे। नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति मतलब खट्टा होता है। जो चीज़ें खट्टी होती हैं उनमें क्या होता है बेटा, उसमें अम्ल होते हैं। तो नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है जिसमें सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। इस कारण अचार एल्यूमिनियम के पात्रों से अभिक्रिया करके विषैला लवण बना देता है। विषैला मतलब जहरीला। वो बर्तन से क्रिया कर लेगा और अचार खराब हो जाएगा और जहर बन जाएगा, विषैला लवण बन जाएगा, जो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हम बेटा एल्यूमिनियम के पात्रों में, एल्यूमिनियम के बर्तनों में नींबू के अचार को नहीं रखते। बेटा नींबू के अचार को स्टील के बर्तनों में, प्लास्टिक में रख लो या फिर चीनी मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता है। अगला प्रश्न है बेटा, दो धातुएं हैं हमारी। ये वाला प्रश्न, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। सोडियम और पोटेशियम को, बेटा सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं जो कि हवा से क्रिया कर लेती हैं। अगर सोडियम को आप हवा में रख दोगे, हवा में खुला रख दोगे, या पोटेशियम को हवा में रख दोगे, तो ये बहुत ही अभिक्रियाशील धातु हैं जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगी। ठीक है, और आसानी से अभिक्रिया कर लेती हैं, जिससे क्या है, धमाका या विस्फोट भी हो सकता है। तो इस अभिक्रिया को रोकने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, सोडियम और पोटेशियम को हम कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में क्या है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक, अगला प्रश्न है बेटा, धातुओं और अधातुओं में अंतर। ठीक है, कुछ पॉइंट है बेटा, यहाँ से पढ़ लेना आप, मैं आपको बता देता हूँ। इन पॉइंट के आधार पर दिखावट। तो बेटा धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं दृश्य होती हैं, आप इनको देख सकते हो आसानी से। जैसे लोहा देख सकते हो, सोना चांदी देख सकते हो, ये सब क्या है? धातुएं हैं। लेकिन अधातुएं कैसी होती हैं? अदृश्य होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं? अदृश्य होती हैं। ये अधातुएं सारी की सारी धातुएं, लगभग सभी धातुएं दिखती नहीं हैं। कठोरता बेटा, कठोरता में बेटा धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं बेटा? धातुएं या तो गैस होंगी। अधातुएं क्या होती हैं? गैस होती हैं। ठीक है, कुछ एक धातु बेटा द्रव्य होती है, जबकि धातु कैसी होती हैं? अधिकतर धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। अगात वर्धनीय। अगात वर्धनीय मतलब जैसे आप इन पर चोट करोगे तो धातुओं का आकार बदल जाता है। चोट करने पर आकार बदलता है, इसको अगात वर्धनीय बोलते हैं। और अधातुओं में आकार नहीं बदलता। ठीक है, तन्यता। तन्यता मतलब खींचोगे अगर धातुओं को तो तार बनाए जा सकते हैं ना। तन्यता मतलब तार बना सकते हैं, धातुओं के तार बना सकते हैं। आप जानते हो कॉपर के तार आते हैं, लेकिन अधातुओं के तार नहीं बनेंगे। ठीक, ऊष्मा तथा विद्युत के चालक। तो बेटा धातुएं ऊष्मा और विद्युत कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं। अभी मैं बताया सुचालक क्या होता है। तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं। एक दो अपवादों को हमने छोड़ दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से इसके आंसर आप लिख सकते हो, यहाँ से पढ़ भी सकते हो। भौतिक अवस्था, अधिकांश धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं, चमकदार होती हैं और कठोर भी होती हैं। अधातुएं बेटा ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाएंगी। ठीक है, चमकदार व कठोर होती हैं, ये गलत है। ठीक, घनत्व, धातुओं का घनत्व अधिक होता है, गलनांक भी अधिक होता है। अधातुओं का बेटा कम होता है। चालकता बेटा धातु में ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती हैं, अभी बताया मैंने, सुचालक होती हैं, ये कुचालक होती हैं। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पेयजल क्या होता है? ये बनाने वाले प्रश्न है बेटा। पेयजल कैसे होता है? पीने वाला जल पेयजल कहलाएगा। पानी को कैसे शुद्ध करोगे, ये आपको बताना है। जल प्रदूषण के दो कारण बताइए, किस वजह से जल प्रदूषण होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, या पौधागत प्रभाव के बारे में आपको बताना है। चलिए इनके आंसर को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेटा पौधागत प्रभाव। ठीक है, जब सूर्य की विकिरण मतलब सूर्य की किरणें तथा ऊष्मा पौधा घर गैसों द्वारा अवशोषित होती है, तो यह ऊष्मा इससे बाहर नहीं निकल पाती है। परिणाम स्वरूप
वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, इसे ही पौधाग्रह प्रभाव कहते हैं। अब समझो बेटा, मेरी भाषा में मान लो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये पूरी, ठीक है। सूरज से बेटा किरणें आई, पृथ्वी की वातावरण में प्रवेश करी, तो हमारा वातावरण गर्म हुआ और इसी गर्माहट की वजह से हम यहाँ जिंदा हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्रदूषण की वजह से यहाँ से ये किरणें वापस जो जाती हैं ना, ठीक, यहाँ से जो किरणें वापस जाएंगी, तो प्रदूषण की वजह से ये सारी की सारी किरणें वापस नहीं जा पा रही हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में यहीं पर रुक जा रही हैं। इससे क्या है, गर्मी बहुत बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे क्या है, जो समुद्री क्षेत्र हैं जहाँ पर अंटार्कटिका में बर्फ़ जमी हुई है, ये बर्फ़ पिघल रही है, ठीक, समझ गए आप। सूर्य से ये किरणें आई, पृथ्वी के वातावरण में पहुँची और प्रदूषण की वजह से वापस नहीं लौट पाई। इसकी वजह से क्या है, वातावरण की गर्मी बढ़ रही है। इसी को हम पौधाग्रह प्रभाव कहते हैं। कौन कौन सी गैसें हैं प्रदूषण वाली, जिनकी वजह से हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसको समझो। एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 बोलते हैं। दूसरी है मीथेन, इसको CH4 बोलते हैं। और एक है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, एक है ओजोन O3। तो इनकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा बेटा, अपने यहाँ एक महाद्वीप है बेटा अंटार्कटिका, ठीक है, वो पूरा बर्फ़ का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? बर्फ़ का बना हुआ है। अब ये समुद्र है, ये क्या आपका समुद्र है, ये मान लो मुंबई शहर बिल्कुल समुद्र से लगा हुआ। उड़ीसा के कुछ शहर लगे हुए हैं, कोच्चि केरल वगैरह समुद्र से लगे हुए हैं। अब ये बर्फ़ पिघलेगी तो ये समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो समुद्र का पानी यहाँ तक बढ़ करके ये तीनों शहर इसमें पानी में डूब सकते हैं, ठीक है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से बढ़ती रही तो बर्फ़ के पिघलने से समुद्र का जल का स्तर बढ़ जाएगा और जो समुद्र किनारे शहर हैं वो पानी में डूब जाएंगे, ठीक है। तो ये इससे हानि हो रही है। चलिए, और कुछ बीमारियां भी होती हैं बेटा। अब समझते हैं बेटा पेयजल क्या है। तो पेयजल या पानीय जल वह जल है जिसका उपयोग पानी पीने के लिए या भोजन तैयार करने के लिए होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? पेयजल कहेंगे। पानी को कैसे कैसे शुद्ध कर सकते हैं बेटा? उबाल करके। आपने हैंडपंप या कुएं से पानी निकाला, उसको करीब 10-15 मिनट अच्छे से उबाल आने दो, फिर छान करके मटके में भर लो और पानी शुद्ध हो जाएगा। तो उबालना, छानना, ठीक है, या स्टरलाइज करना। स्टरलाइज भी बेटा गर्म करके ही होता है ना, स्टरलाइज भी कहते हैं उसको। सभी प्रकार से पानी को शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरीन की गोलियों के द्वारा, सफ़ेद सफ़ेद सी गोलियां आती हैं बेटा क्लोरीन की, इससे क्या होता है, क्लोरीनीकरण हो जाता है। रोगजनकों को मारने या पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए पानी में क्लोरीन मिलाने से भी पानी शुद्ध हो जाता है, ठीक है। क्लोरीन की गोलियां आती हैं, क्लोरीन का पाउडर भी आता है, जिसको आप कुएं में डाल दो या मटके में एक आध गोलियां डाल दो, इससे क्या वो पानी स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, अब समझते हैं जल प्रदूषण किन किन वजहों से होता है, क्या क्या कारण हैं। तो आप जानते हो बेटा, खेती बाड़ी में हम क्या डालते हैं? कीटनाशक डालते हैं, है ना। गेहूं में दवाइयाँ देते हैं, चने की फसल में दवाइयाँ देते हैं। तो ये जो दवाइयाँ हम डाल रहे हैं, तो बारिश के समय बेटा बारिश होती है, तो खेतों से वो जो दवाइयाँ निकलती हैं, रसायन पदार्थ, वो कहाँ जाके नदी में पहुँचता है पानी, तो इस तरीके से वो पानी प्रदूषित हो जाता है। दूसरा बेटा, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं आपकी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, वहाँ से जो खराब पानी निकलता है, रसायन वाला पानी निकलता है, वो भी बेटा नदियों और नालों के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है? नदी और समुद्र में पहुँच जाता है, जिससे भी क्या होता है, नदी और तालाब या समुद्र का पानी दूषित हो रहा है, ठीक। अगला बेटा, घरों से निकलने वाला मलमूत्र, घरों से लेटरिन, पेशाब, जो कचरा होता है, मलमूत्र, जो नालियों के द्वारा, नहरों के द्वारा, झीलों के द्वारा कहाँ पहुँच रहा है? नदी में। तो इससे भी जल प्रदूषित हो जाता है। जल का खराब होना क्या कहलाएगा बेटा? जल प्रदूषण कहलाएगा। तो बेटा अब तक के लिए हमारी वीडियो में इतना ही था, है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और एक बार बेटा इनको अच्छे से पढ़ लेना। इन्हीं से मिलते जुलते प्रश्न बेटा आपके बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे। निश्चित ही बेटा आप पास हो जाओगे। तो ये PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। जिन बच्चों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है, उन बच्चों को ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो ठीक है बच्चों,
आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।